हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है। यानी जो आपके वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? क्या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, या इसमें से कोई नहीं? तो अब इसमें एक सही आंसर है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सही जवाब कौन सा है? देखिए, अगर हम वर्ड प्रोसेसर की बात करें या स्प्रेडशीट की बात करें तो यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर हैं आपके वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट, इस पर यूजर काम करता है। यानी ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो जैसा हमने पहले भी बताया था, जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल यूजर के वर्क करने के लिए बनाया गया होगा, या जिस सॉफ्टवेयर पर यूजर वर्क करेगा, या जो सॉफ्टवेयर यूजर के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगर हम वर्ड प्रोसेसर में देखें कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे सबसे फेमस आपको पता है, ठीक है, एम एस वर्ड। एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ऐसे देखोगे आप, ट्रिपल सी में एक आता है जो बच्चों को पढ़ना होता है, लिब्रो ऑफिस। तो लिब्रो ऑफिस में जो राइटर है ना, ये भी आपका वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। ऐसे अगर हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं तो सबसे फेमस एम एस ऑफिस में आपको पता है एक्सेल होता है। तो एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। बट अगर हम अगर हम लिब्रो ऑफिस में देखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कैल्क होता है। लिब्रो ऑफिस कैल्क नाम से एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, असेंबली लैंग्वेज है कैसी? हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, या मशीन लैंग्वेज? तो अब ये बताना है कि जो असेंबली भाषा है, असेंबली लैंग्वेज है, वो किस प्रकार की भाषा है। देखो, जैसा आपको पता है, कंप्यूटर में अगर हम देखेंगे कि लैंग्वेज कितने टाइप की होती हैं, तो आपको पता है एक तो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। कैसी होती है? लो लेवल होती है। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? हाई लेवल होता है। तो लो लेवल और हाई लेवल क्या होती है? लैंग्वेज होती है आपके कंप्यूटर में, पहली चीज़। अब देखिए, लो लेवल जो आपकी भाषा है, इसमें दो लैंग्वेज आपकी आती हैं। ठीक है ना। दो कौन कौन सी आती हैं इसमें? एक तो आपकी आती है मशीन लैंग्वेज। कौन सी आती है? मशीन लैंग्वेज। और दूसरी आपकी आती है असेंबली लैंग्वेज। तो याद रखना है क्या, लो लेवल में दो हैं, एक मशीन लैंग्वेज है, दूसरा असेंबली लैंग्वेज है। तो देखो, यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज के ही बारे में पूछा गया है, तो असेंबली लो लेवल के अंडर में आती है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा। यानी असेंबली लैंग्वेज हमारी लो लेवल लैंग्वेज है। आपका कंप्यूटर 0 और 1 की फॉर्म में चलता है। ठीक है ना, 0 और 1 की फॉर्म में चलता है, जिसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो होती है 0 और 1 फॉर्म की, इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और इस लैंग्वेज में जो कोड लिखते हैं उसको हम बाइनरी कोड या बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो हमारा सिस्टम तो केवल मशीन भाषा को ही जानता है। असेंबली भाषा में कुछ अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का भी यूज किया गया है, इसलिए कंप्यूटर इसको नहीं समझ पाएगा। तो कंप्यूटर इस भाषा को कैसे समझेगा, इसके लिए ट्रांसलेटर यूज करते हैं। ट्रांसलेटर का मतलब क्या होता है? ये होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। ये होते हैं भाषा अनुवादक। अब अगर जो आपका असेंबली लैंग्वेज, इसमें कोई प्रोग्राम लिखा गया है, तो सिस्टम को कैसे समझ आएगा? तो इसके लिए असेंबलर नाम का एक भाषा अनुवादक होगा। क्या होगा? असेंबलर नाम होगा इसका। ये क्या करेगा? ये आपका असेंबली भाषा को मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है। दूसरा, अगर हाई लेवल में कोई प्रोग्राम लिखा गया है, प्रोग्राम कैसा लिखा गया है? हाई लेवल में लिखा गया है। तो हाई लेवल में प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको भी कंप्यूटर नहीं समझेगा, क्योंकि हाई लेवल में क्या होता है? अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट रहते हैं, कुछ सिंबल्स रहते हैं, ये सब रहता है। ठीक है। तो वहाँ पर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा होगा? तो वहाँ पर होगा कंपाइलर। याद रखना है, क्या होगा? कंपाइलर और इंटरप्रीटर, इनका यूज़ किया जाएगा। कंपाइलर और इंटरप्रीटर का, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, बट ये हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पर इंटरप्रेटर जो होता है, वो एक स्टेटमेंट को एक बार में ही ट्रांसलेट करता है। ठीक है ना। एक लाइन को पढ़ेगा और भेज देगा, फिर पढ़ेगा, फिर मशीन में चेंज कर देगा। बट जो आपका कंपाइलर होता है, ये पूरा स्टेटमेंट, होल स्टेटमेंट एक बार में ही रीड करके और फिर ट्रांसलेट कर देता है। यानी ये पूरा स्टेटमेंट जितना भी यहाँ दिया गया है ना, सारा रीड करेगा और फिर क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, याद रखना है। यहाँ पर अगर हम असेंबलर की बात करें, कंपाइलर की बात करें, इंटरप्रेटर की बात करें, तो ये तीनों क्या हैं? आप बोलोगे सर ये तीनों आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ये भाषा अनुवादक हैं। इनकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि हमारा कंप्यूटर असेंबली भाषा या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं जानता है, इसलिए हमको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो केवल मशीन कोड ही पता है। तो इसी भाषा में हमें उसको कुछ इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। बट हम लोग मशीन भाषा को नहीं जानते हैं अच्छी तरह से, इसलिए हमको तो हाई लेवल में लिखना होता है। तो बीच में एक सॉफ्टवेयर काम करता है जो होता है भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का, ओके। और जो आपका असेंबली भाषा होता है, इसमें लिखे गए कोड को हम निमोनिक्स भी बोलते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि सिस्टम में डेट एंड टाइम गलत है तो आप इसे कहाँ से रीसेट कर सकते हैं? आपके सिस्टम में डेट एंड टाइम गलत है तो हम इसको रीसेट कहाँ से कर सकते हैं? आप इसको सही कहाँ से कर सकते हो? तो देखिए हमारे विंडोज 10 की अगर हम बात करते हैं तो आप सेटिंग में जा सकते हैं, जहाँ से डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो टास्क बार होता है उस पर भी राइट साइड में डेट एंड टाइम रहता है, वहाँ पे डबल क्लिक करके भी आप जो है ना डेट एंड टाइम को रीसेट कर सकते हैं। और कंट्रोल पैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में जाकर के भी डेट एंड टाइम को आप सेट कर सकते हैं। तो कई सारे अलग अलग ऑप्शन है, डिपेंड करेगा कि क्या दिया है आपके एग्जाम में, आपके ऑप्शन में, उसको आपको कर देना है। फोर्थ क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का प्रयोग बड़ी फाइलों को एक छोटी फाइल में बदलने के लिए होता है? कोई एक बहुत बड़ी फाइल है, उसको आप छोटा फाइल बनाना चाहते हैं, छोटी फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम किस प्रकार के प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं? तो हम बिनजिप नाम का एक प्रोग्राम है, बिनजिप, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है? बड़ी फाइल को कंप्रेस कर देता है, छोटी फाइल में बना देता है। अगला सवाल है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? हमको पता है ना, ओएस जो होता है हमारे कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? मुख्य सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब सिस्टम क्यों बोला? क्योंकि ये हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। तो इसमें डॉस, लिनक्स, विंडोज ये सब हैं। ओरेकल आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। डॉस, लिनक्स, विंडोज सब क्या है? सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। जैसे अगर यहाँ ऐसे बोल देते कि निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर डॉस, लिनक्स और विंडोज ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अब क्या पूछा है? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो नहीं है? फिर से लगभग सेम सवाल है, वही पूछा है ना? हाँ जी सेम, बट ऑप्शन अलग है। तो यहाँ पर बताओ भाई कौन सा नहीं है? यहाँ पर P11 आपका नहीं है। OS2, विंडोज और यूनिक्स सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, बट P11 आपका नहीं है। सवाल नंबर 7 कहता है एक्सेल में डैश वर्तमान सेल एड्रेस को प्रदर्शित करता है। अब देखिए एक्सेल के अंदर जो सेल है, करंट सेल है, जैसे ये वाले सेल है, इसका एड्रेस, इसका पता कहाँ पर डिस्प्ले होता है? तो आपको पता है ये जो एड्रेस होगा, सेल का एड्रेस होगा, वो हमेशा नेम बॉक्स में दिखाई देगा। जो नेम बॉक्स रहता है ना, ऐसे ऊपर आप देखोगे यहाँ पर एक फार्मूला बार होता है, यहाँ पर एक फार्मूला बार होता है, और ये वाला हमारा नेम बॉक्स होता है। तो यहाँ लिखा होगा C5, मतलब जो सेल एक्टिव कर दोगे आप, जिस पे क्लिक कर दोगे उसका एड्रेस यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसको कहते हैं नेम बॉक्स, इसको कहते हैं फार्मूला बार। यहाँ पर क्या होगा? जो फार्मूला लगाओगे सेल में वो आपको दिखाई देगा। अगला सवाल है निम्न में से एक्सेल की टर्म नहीं है। इसमें से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? बोलो भाई एक्सेल की टर्म कौन सी नहीं है? देखो हम एक्सेल में देखें तो सेल एक्सेल का ही एक टर्म है, रोज एंड कॉलम भी एक्सेल का ही टर्म है, बट हम यहाँ डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपका ना ये एक्सेल का टर्म नहीं है। डॉक्यूमेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर या MS वर्ड आपके सामने आ जाएगा। उस चार्ट को आप क्या कहेंगे जिसमें यह प्रदर्शित होता है कि कोई डेटा दूसरे डेटा से कैसे संबंध रखता है? मतलब किसी दूसरे डेटा का किसी दूसरे डेटा से कैसे संबंध है, वो चीज़ हम किस वाले चार्ट में प्रदर्शित कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं समझा दूँ, आपका ऑप्शन C है, आपका पाई चार्ट होगा। जैसे आपको है ना कोई 100% चीज़ है, उसमें से कुछ परसेंट हमको समझाना है। जैसे ये 100%, मैंने पाई चार्ट अधिकार से आप देखोगे ऐसा बनता है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर कुछ परसेंट दे दिया, फिर 10% यहाँ दे दिया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे कुछ दे दिया, आपने यहाँ पर दे दिया 40% यहाँ दे दिया। तो ऐसे करके समझा सकते हैं, ठीक है।
और 50% यहाँ दे दिया। तो एक पूरा डेटा है, इसमें क्या हुआ, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, आपस में सारे डेटा एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो उस चार्ट को हम क्या बोलेंगे, जो ये प्रदर्शित करता है कि कोई डेटा दूसरे डेटा से कैसे संबंध रखता है, उसको हम पाई चार्ट कहते हैं। तो यह एक पाई चार्ट का एग्जाम्पल है। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को डैश मैनो से स्पेलिंग चुनकर शामिल किया जा सकता है। यानी स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम कौन से मैनो में जाकर के इस सॉफ्टवेयर का, इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, इस कमांड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को डैश मेनू से स्पेलिंग चुनकर शामिल किया जा सकता है। इंसर्ट, फाइल, टूल्स और व्यू। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। टूल्स मेनू में जाकर के हम स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम F7 की भी दबा सकते हैं। ये सवाल लिब्रे ऑफिस राइटर से पूछा गया है। हालांकि यूपीपीसीएल में राइटर से बहुत ही कम सवाल देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर MS ऑफिस से सवाल आते हैं, इसलिए हमने MS ऑफिस के ही सवाल ज़्यादातर शामिल किए हैं। और इससे पहले जो क्लास कराया था उसमें भी MS ऑफिस के बहुत सारे सवाल थे, बट फिर भी कुछ सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लिब्रे ऑफिस को भी वो सवाल यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि CCC में तो बहुत सारा लिब्रे ऑफिस आता है, बट यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर टूल्स हो जाएगा। आगे देखो, स्पेलिंग को जांचने के लिए आप किस कुंजी को प्रेस करते हैं। आपने अगर स्पेलिंग को चेक करना है तो कौन सी कुंजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अभी हमने समझा ही दिया था आपको, F7 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। F7 दबा करके हम स्पेलिंग को जांच सकते हैं। और जो स्पेलिंग एरर होता है उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाता है, वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। और जो ग्रामर वाली मिस्टेक होती है उसके अंदर जो लाइन होती है वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो ग्रीन कलर की जो लाइन होती है उसमें क्या होता है, उसमें ग्रामर मिस्टेक होता है। तो यहाँ पर ऐसे ग्रीन कलर का लाइन होगा तो बताएगा ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है। अगला देखो, रिमोट कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को स्टोर करता है। अब ऐसा रिमोट कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को क्या करता है, स्टोर कर लेता है, उसको क्या बोलोगे। रिमोट कंप्यूटर यहाँ पर बोला इसलिए क्योंकि हम उसको दूर से एक्सेस करते हैं, तो इसको यहाँ पर सर्वर्स बोलते हैं, वो सब सर्वर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर यूट्यूब के सर्वर की बात करते हैं, आप लोग जो चलाते हैं सब मोबाइल पर अपने क्लास करते हैं, तो हम अपने मोबाइल फ़ोन से इस यूट्यूब सर्वर को ऑपरेट करते हैं और यहाँ पर जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं वो हम देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को स्टोर किया गया है। ये आपका एक सर्वर होगा जहाँ से हम डेटा को रिसीव करते हैं। यह प्रोटोकॉल यूजर को रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सहायक होता है। अब रिमोट कंप्यूटर से कनेक्ट करने में कौन सा प्रोटोकॉल हमारी हेल्प करता है, कौन सा प्रोटोकॉल हमारी मदद करता है, तो सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन सी है, टेलीनेट, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगला सवाल है, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन संपर्क को एक समय पर एक दिशा तक सीमित रखता है। जो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है वो क्या करता है, संपर्क को एक समय पर एक दिशा तक ही सीमित रखेगा। मतलब एक टाइम पर भाई एक दिशा में ही आप कम्युनिकेट कर सकते हो, है ना। फिर क्या होगा, जब अगला बंद होगा तब दूसरा वाला चालू हो जाएगा। तो इसका मतलब सही है, हाफ डुप्लेक्स में यही होता है, एक तरफ से ही कम्युनिकेट आप कर सकते हैं, एक ही साइड से। जब दूसरा बंद होगा तब दूसरी तरफ से कर सकते हैं, मतलब एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। तो हाफ डुप्लेक्स इसीलिए इसको कहते हैं। अगर हम बात करें फुल डुप्लेक्स की या डुप्लेक्स की, तो फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों तरफ से बातचीत हो जाती है। जैसे हम अपना अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें, फ़ोन की बात करें, तो इसमें कॉल करके आप किसी से बात करोगे तो देखो दोनों एक साथ, अगर आप जो बोलोगे बात करोगे ना, तो दोनों एक साथ बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने एक नाम सुना होगा वॉकी टॉकी का, तो वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक साइड से ही बात हो सकती है, दूसरा जब बोलेगा तो एक साइड से ही आपको सुनाई देगा। मतलब वहाँ पर जैसे आपने अपनी बात रख ली, उसके बाद ओवर करना होता है और उसके बाद दूसरा बोलेगा, तो यहाँ पर हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। और सिंप्लेक्स की अगर हम बात करते हैं, तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, डेटा एक ही दिशा में भागेगा केवल। इसमें बहुत सारी डिवाइस होती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया आपका, ये सब सिंप्लेक्स की डिवाइसेज हैं। इसमें डेटा एक ही तरफ से ट्रेवल करता है। अगला सवाल है, www के फाउंडर कौन है। www के फाउंडर आपको बताने हैं, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। और फाउंडर आपसे पूछा है तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली। अगला सवाल, यूडेमी क्या है, व्हाट इज यूडेमी, आंसर देना है।
यूडेमी एक सॉफ्टवेयर है, कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यूडेमी एक लर्निंग वेबसाइट है जहाँ पर आप पढ़ाई कर सकते हैं, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगला सवाल है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ड्यूरिंग सेंडिंग ईमेल ऑन इंटरनेट। ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट पर अगर हमें मेल भेजना है तो भाई भेजने के लिए क्या करेंगे, कौन सा प्रोटोकॉल होगा। भेजने के लिए SMTP होगा। SMTP का मतलब क्या होता है, SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये SMTP है जिसका यूज होता है मेल को भेजने के लिए। मेल को रिसीव करने के लिए इन दो का इस्तेमाल होता है, IMAP और POP का। POP 3 होता है, इसका मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, और IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इन दोनों का काम होता है मेल को रिसीव करना, ठीक है। POP 3 से IMAP थोड़ा एडवांस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है डिजी लॉकर में कितने साइज़ की फ़ाइल को हम अपलोड कर सकते हैं। आपका जो डिजी लॉकर है उसमें कितने साइज़ तक की फ़ाइल को आप अपलोड करा सकते हैं। डिजी लॉकर जो होता है जिसमें हम अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, दस्तावेज रख सकते हैं जो मान्य होते हैं। एक सरकारी गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपके होंगे उनको मान्य किया जाएगा। और यहाँ पर हम कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो 10 MB तक की फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में टोटल हमें 1 GB का स्पेस दिया जाता है जिस पर हम अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। डिजी लॉकर का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास आधार कार्ड होना आवश्यक है, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू ही ये आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको ऑनलाइन डाउनलोड कराता है, फेस करता है। जैसे आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रखा है, आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखा है, आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा रखा है, आप चाहते हैं वो डिजी लॉकर में ही डाउनलोड हो जाए, तो उसको आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा। बस आधार नंबर तो आपका पहले से वहाँ पे पड़ा ही होगा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। LPG गैस कनेक्शन के डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं इसके अंदर, तो हम आधार कार्ड भी यहाँ पर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन सर्वर से ही डाउनलोड हो जाता है, इसलिए इसको मान किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ आप गड़बड़ कर दो, क्योंकि ऑनलाइन सीधे आपके सर्वर से ही फाइल डाउनलोड होती है, ठीक है। और वो डिजी लॉकर द्वारा वेरीफाई भी हो जाता है, इसलिए आप कहीं पर भी इसको दिखा सकते हैं, वहाँ पर मान्य किया जाएगा। आपका DL हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वो इसी में आ जाएगा। एक ट्वीट की अधिकतम लेंथ हो सकती है कितनी। एक ट्वीट की अधिकतम लेंथ कितनी हो सकती है बताओ भाई। 280 कैरेक्टर की हो सकती है। MSN क्या है, MSN क्या होगा। MSN क्या है, एक सर्च इंजन है। ऑप्शन V करेक्ट है, यहाँ पे सर्च इंजन है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को हम क्या कहते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को आप क्या बोलोगे, माउस, हार्ड ड्राइव, पॉइंटर या कर्सर। तो इसको हम कर्सर बोलते हैं। देखो ऐसे करके कर्सर होता है, जब कुछ लिखते हैं तो ये ब्लिंक करता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है ना, तो ये कर्सर होता है। अगला सवाल है VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है बोलो भाई। VGA का मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स अरे। ऑप्शन पहला हो जाएगा, वीडियो ग्राफिक्स अरे होता है VGA का फुल फॉर्म। अगला सवाल है अकाउंट पे चेक में पैसे कैसे मिलते हैं। अकाउंट पे चेक में पैसे कैसे मिलते हैं बोलो भाई। खाते में मिलेंगे, बैंक में मिलेंगे, चेक दिखाकर, या फिर इसमें से कोई नहीं। अकाउंट पे चेक में पैसे कैसे मिलते हैं, आंसर क्या होगा। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, खाते में मिलेंगे, अकाउंट में मिलेंगे। जो भी अकाउंट पे चेक होगा उसमें पैसे आपके अकाउंट में ही आएंगे, कैश आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अकाउंट में ही पैसे आपको मिलते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास में कुछ समझ आया होगा। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और सबके पास में आपको भेजना है। जितने भी ग्रुप्स आपने बना रखे हैं तो सबको आप शेयर करो। बाकी आप सभी अच्छे से पढ़ो, और डेली क्लास अब आपको मिलेगी 11 AM पर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो CCC के क्लास होते हैं 8:30 बजे, है ना, जिनका भी UPPCL का एग्जाम है तो 8:30 PM पर आज से क्लास होगी CCC एग्जाम के लिए, उसको भी आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर भी आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, बहुत कुछ हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।